दिल्ली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ हुआ आम आदमी पार्टी के घमंड का अंत। 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी पर बड़ा जश्न। पीएम मोदी बोले, शॉर्टकट वाली राजनीति का हुआ शॉर्ट सर्किट, आडंबर, आपदा और अहंकार की हार। अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को करना पड़ा हार का सामना। इस बार के चुनाव ने यह बात तो साफ साबित कर दी है कि सिर्फ फ्री की रेवड़ियों से कुछ नहीं होगा। जनता के लिए सरकार को काम करना ही पड़ेगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीत लिया है तो सबसे बड़ा सवाल जो सभी के सामने उठता है वो ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चर्चित चेहरा होगा या सामने आएगा कोई चौंका देने वाला नाम? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताएंगे हम वीडियो में आगे। तब तक आप बताइए कि आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए और क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल शेखर पंथ डिकोड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी को करना पड़ा हार का सामना, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने फाइनली दिल्ली में भी जीत दर्ज की, जबकि पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनता जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपनी कड़ी मेहनत के बल पर दिल्ली में भी अपने कदम जमा लिए हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में 3 चुनाव जीतने वाली और 2 चुनाव तो भारी बहुमत से जीतने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार दिल्ली में क्यों हार गई। जो सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के हार की सामने आती है वो है आम आदमी पार्टी का अपने किए हुए वादों पर खरा न उतरना। देखिए, सवाल ये उठता है कि जनता को आखिरकार कब तक फ्री के लुभावने वादों से वोट देने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। आखिरकार विकास की ज़रूरत तो पड़ती है। जब एक आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करने लगता है और उन तकलीफ़ों की वजह कहीं ना कहीं सरकार हो जाती है तो फिर बदलाव निश्चित होता है। और दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट ना देकर इस बदलाव की ओर रुख कर लिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। दिल्ली में लगातार जीत के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब दिल्ली की जनता उनकी ही सुनेगी, लेकिन ये जनता है जनाब, जनता तो बस विकास मांगती है। दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए दिन प्रतिदिन जूझना पड़ रहा था। इसी की वजह ये रही कि आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता ने साइड कर दिया। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी धरातल पर आकर काम ही नहीं किया। अगर आप दिल्ली की जनता के लिए काम करते तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप दिल्ली से कभी हार ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी दिल्ली में एक वक्त पर ऐसी छवि हुआ करती थी कि दिल्ली का आम आदमी कहता था कि आम आदमी से बढ़िया सरकार उनको मिल ही नहीं सकती। खैर, दिल्ली की जनता ने आप पर भरोसा किया और आप उन पर खरे नहीं उतर पाए। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए ही बता रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने एक भाषण में ये कहा था। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है आम आदमी पार्टी की हार की वो है भ्रष्टाचार के जो आरोप इन लोगों पर लगे। कहीं ना कहीं इन आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया और जनता का विश्वास फिर आम आदमी पार्टी से उठने लगा। चौथी जो सबसे बड़ी वजह मेरी समझ में आती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार दिल्ली से बाहर तो करना चाहा, लेकिन दिल्ली की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आम आदमी पार्टी को ये करना चाहिए था कि पहले दिल्ली को इतना ज़्यादा डेवलप कर देना चाहिए था कि और राज्यों के लिए दिल्ली का विकास एक रोल मॉडल बन जाता। लोग कहते कि यार दिल्ली में तो विकास बड़ा गजब का हुआ है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। दिल्ली में विकास दिन प्रतिदिन घटता चला गया और आम आदमी पार्टी का ध्यान राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की ओर बढ़ता चला गया। इससे हुआ यह कि दिल्ली की जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और आक्रोश का नतीजा आप देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सी वजह होंगी आम आदमी पार्टी की हार की दिल्ली में, लेकिन हर पॉइंट को कवर कर पाना मुश्किल है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था आम आदमी पार्टी की हार को लेकर कि शायद ये वजहें रही होंगी आम आदमी पार्टी की हार की दिल्ली में। अब आप लोग अपने हिसाब से ये चीज़ बताएं कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों हारी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार 3 बार दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, 0 की हैट्रिक हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारतीय राजनीति के लिए चिंता का विषय भी बन चुका है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक वक्त पर भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इतनी बड़ी पार्टी का दिल्ली में एकदम से विलुप्त सा हो जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनता ही है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष राष्ट्रीय निर्माण के साथ साथ राज्य निर्माण में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है।
चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस आज दिल्ली की राजनीति में खाता खोलने को तरस गई है। सबसे पहली वजह जो मेरे को नज़र आती है वो ये है कि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर की कमी तो ज़रूर हो रही है जो प्रभावशाली हो, जिसके व्यक्तित्व में दम हो, जिसके भाषण में दम हो और जनता जिसे सुनना पसंद करती हो, जिसकी विचारधारा जनता की विचारधारा से मेल खाती हो। अगर ऐसा नेता कांग्रेस के पास आ जाए तो फिर शायद कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह मेरे को नज़र आती है वो ये है कि शायद कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इस बार के चुनावों का निरीक्षण मैं खुद बड़ी ही बारीकी से कर रहा था। मैं दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं में गया और मैंने पाया कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी ही नहीं। अगर आप प्रचार प्रसार ही नहीं करेंगे तो फिर जनता को पता कैसे लगेगा कि आपका नेता कैसा है, आपकी स्कीमें क्या हैं। जनता तक ये चीज़ें तो पहुंचनी ज़रूरी है ना कि क्या मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। जब तक ये चीज़ें पहुंचेंगी नहीं तो तब तक फिर जनता को पता भी नहीं चल पाएगा कि हमें कांग्रेस को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की भी मेरे को कमी नज़र आती है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है मेरे को वो ये है कि कहीं ना कहीं धरातल पर रहकर काम नहीं किया गया। अब ज़मीनी नेताओं को चुनना भी ज़रूरी है और ज़मीनी स्तर पर काम करना भी ज़रूरी है। ज़मीनी स्तर के नेता की ज़रूरत इसलिए भी पड़ जाती है क्योंकि देश चाहे कोई भी हो लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हर कोई पसंद करता है। और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि लोगों की असल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो खुद उन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम्स का निदान करना चाहते हैं। अब जो चौथा पॉइंट मेरी नज़र में है वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दिल्ली को भूल चुकी है, या यूँ कहें कि बस दिल्ली में नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ रही है, फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ रही है। जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी तो उसके बाद क्यों नहीं किया आपने दिल्ली में काम। लोगों के बीच गली कॉलोनियों में जाके लोगों से मिलना चाहिए था, युवा नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए था, इकट्ठा करना चाहिए था, उनके साथ टीम बनानी चाहिए थी। क्योंकि चुनाव की तैयारी सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं होनी चाहिए बल्कि चुनाव से पहले भी होनी चाहिए। और अगर आप 4 वर्षों तक पहले काम करते रहते तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको लोगों की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह पता होता और आप अपने आप को स्थापित करने में या फिर कह सकते हैं पुनर्जीवित करने में फिर सक्षम हो जाते। इसलिए सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि पार्टियों को चुनाव से पहले भी कार्यरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर इंसान प्रयास करते रहता है तो अपनी मंजिल को ज़रूर पाता है। यही सेम बात पार्टी पर भी लागू होती है। अगर पार्टी को सफल होना है तो कहीं ना कहीं उसे सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी निरंतर प्रयासरत होकर जनता की समस्याओं को समझना होगा, जनता के बीच उठना बैठना होगा और जनता के बीच से ही कुछ ऐसे चेहरों को निकालना होगा जो जनता की समस्याओं को समझते हों, जनता के बीच के लोकप्रिय चेहरे हों। साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को परिवारवाद को भी पार्टी से खत्म करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से राजनीति में पूंजीवाद और परिवारवाद की जगह नहीं है। कहीं ना कहीं ये समस्या परिवारवाद की और पूंजीवाद की और पार्टियों में भी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा उजागर नहीं होती है जितनी कांग्रेस पार्टी में होती है। बेसिकली राजनीति में परिवारवाद और पूंजीवाद क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजनीति में जब कोई नेता निर्वाचित होकर आता है, उसका चयन होता है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र हित में या देश हित में काम करने के लिए होता है। अगर परिवारवाद या पूंजीवाद हावी हो जाएगा तो सिर्फ पैसे वाले ही राजनीति में आएंगे। अब जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में अपने गरीबी ना देखी हो वो भला कैसे समझेगा गरीबों के दुख को? गरीबों से अगर नेता उभर कर लोगों के बीच में आएगा तो मेरा मानना है कि शायद वो लोगों की तकलीफ़ों को अच्छे से समझ सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं हम जनता की भी कमी है। हम भी तो उसी को वोट देते हैं जो प्रचार प्रसार में अंधा पैसा खर्च कर रहा हो। क्यों हम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? आप ही बताएं ना मुझे, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को वोट दिया है जो निर्दलीय उठा हो लेकिन काबिल हो, सक्षम हो, उसके पास किसी पार्टी का चिन्ह नहीं हो? अरे हमने भी तो इन पार्टियों के चिन्ह को सर्वोपरि कर दिया है, सबसे ऊपर हमने इन पार्टियों के चिन्ह को रख दिया है। अरे भाई साहब देखिए, अगर राजनीति में आपको नेता का चयन करना है तो नेता की काबिलियत को देखिए, पार्टी की काबिलियत को मत देखिए। अगर आपका नेता अच्छा होगा तभी तो आपके एरिया में काम कर पाएगा। अगर आपका नेता आपको समझने वाला ही नहीं होगा तो फिर चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, आपके वहाँ विकास नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कभी भी वोट देने से पहले पार्टी की छवि को साइड में रखकर उस नेता की छवि को देखिए जो चुनाव लड़ रहा हो, क्योंकि अगर नेता अच्छा होगा तो ही क्या कहते हैं विकास होगा, और विकास होगा तभी जनता खुश होगी, आप खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा। ये तो हमारी विचारधारा थी कि कांग्रेस अपने आप को स्थापित क्यों नहीं कर पा रही है दिल्ली में। अब आप बताएं कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी वजह है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व को दिल्ली में दोबारा स्थापित नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली के इस चुनाव की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने वर्चस्व को पुनर्स्थापित कर दिया है और जवाब दिया है विपक्षियों को कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो मेहनत से काम करता है, जनता के लिए काम करता है और जनता की पहली पसंद आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है।
पूरे देश में 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही थी और दिल्ली जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र में खटक रही थी कि दिल्ली में उनकी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है। तो फाइनली 15वां राज्य बन चुका है दिल्ली, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सरकारें भी ऐसे ही नहीं बनती। कोई भी सरकार जब बनती है तो उसके पीछे बहुत सी रणनीतियां होती हैं, बहुत सी वजह होती हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की आम जनता आम आदमी पार्टी से परेशान हो चुकी थी। अब बदलाव की ज़रूरत पड़ रही थी दिल्ली की जनता को, और बीजेपी जो है कई स्टेट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। योगी जी का जो यूपी मॉडल है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है और लोग इसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं। अब लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी पर उन्होंने भरोसा किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई। विकल्प के तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस का अस्तित्व या फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में आप पिछले कई चुनावों से देख ही रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो अब दिल्ली की जनता के पास भी कोई और अच्छा विकल्प बचा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के अलावा। इसीलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में बन रही है। दूसरी वजह जो मेरे को समझ में आती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व में होना। मोदी जी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ब्रांड बन चुके हैं, और ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि लोग उनकी तारीफें करते थकते नहीं हैं। इस उम्र में भी वो इतना काम करते हैं कि आज के युवाओं के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत है। जब एक ऐसे यशस्वी काबिल प्रधानमंत्री किसी पार्टी के पास होते हैं तो उस पार्टी के पास एक मजबूत पक्ष पहले ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी कह सकते हैं कि मोदी जी भी बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मेरे को समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी की जीत की, वो ये है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार और संगठन की मजबूती। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है धरातल पर उतरकर लोगों से जुड़ने की। उनके कार्यकर्ता आपको लगभग हर वर्ग के मिल जाएंगे, हर धर्म के मिल जाएंगे, हर जाति के मिल जाएंगे। किसी भी कॉलोनी में जाएंगे आप, किसी भी गली में जाएंगे आप, तो आपको मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और चुनाव आने पर चुनाव को सिर्फ कैंडिडेट का चुनाव नहीं समझते हैं बल्कि खुद का चुनाव समझकर कार्य करते हैं। और जब पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से चुनाव को खुद का चुनाव समझकर कार्य करते हैं तो किसी भी पार्टी का जीतना निश्चित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे संगठन की मजबूती एक ठोस वजह समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी की जीत की। चौथी जो वजह मुझे समझ में आती है वो है इनकम टैक्स में रियायत की। कहीं ना कहीं भारतीय मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट देकर भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास का दिल जीत लिया है। भारतीय मिडिल क्लास कहीं ना कहीं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। एक तो कमाई बहुत कम, ऊपर से टैक्स इतना ज़्यादा, जीएसटी भी पड़ता था, इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा था और जनता की कमाई लिमिटेड थी। महंगाई बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। अब इस महंगाई के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि 12 लाख तक आम जनमानस को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय मिडिल क्लास में खुशी की लहर दौड़ उठी। एक बहुत बड़ा तबका जो बहुत टाइम से इनकम टैक्स की मार से जूझ रहा था, उसे राहत की सांस मिली और इस राहत की सांस ने भारतीय जनता पार्टी की लोगों की नज़र में छवि को इतना अच्छा कर दिया कि लोगों ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को कर दिए और दिल्ली में भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की लहर। और ये लहर ऐसी आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पुनर्स्थापित कर दिया दिल्ली में। चलिए जी, अब दिल्ली में चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता ये जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कौन कौन चेहरे जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में, वो आता है मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी आम जनता में बहुत ज़्यादा है। ये पेशे से एक सिंगर भी हैं, हाल ही में सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। और दिल्ली के जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों को जितवाने में कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान मनोज तिवारी जी का भी है। जगह जगह जाकर रैलियां करवाई इन्होंने बहुत सारे मंच लगवाए, मंचों पर जाकर आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जितना ज़्यादा और जितना अच्छा प्रचार ये कर सकते थे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया और इससे कहीं ना कहीं संगठन में जो है इनकी जो छवि थी वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी और जनता के बीच में भी इनकी छवि और भी ज़्यादा निखर कर आई। इसलिए मैं मानता हूं कि मनोज तिवारी जी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकल्प के तौर पर हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब दूसरा जो नाम आता है वो आता है माननीय परवेश सिंह वर्मा जी का। इनका नाम इसलिए भी आता है क्योंकि इनके पिता की जो छवि थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आज भी लोग उनकी तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं और कहीं ना कहीं पिता के गुणों का लाभ पुत्र को मिलना स्वाभाविक ही है।
लेकिन सिर्फ पिता के गुणों का लाभ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर पुत्र भी काबिल है, और इतना काबिल है कि पुत्र ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। और जीत भी दर्ज किसके सामने की है? विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के सामने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सामने। और इनको मुख्यमंत्री बनाने की एक ठोस वजह यह भी हो सकती है कि न्यूज़ हेडलाइंस में चुनाव से पहले ये बात बहुत ज़्यादा चल रही थी कि परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। तीसरा नाम जो आता है वो आता है श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि दिल्ली चुनाव में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वीरेंद्र सचदेवा जी एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, इनकी छवि काफ़ी अच्छी है, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको भी मुख्यमंत्री पद सौंपने की सोच सकती है। चौथा नाम जो मेरे को समझ में आता है वो है रविंद्र नेगी जी का, उर्फ रवि नेगी जी का। रवि नेगी जी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए चुनाव भी जीता है। साथ ही साथ आम जनमानस में जो इनकी लोकप्रियता है वो काबिले तारीफ है। तो माननीय रविंद्र नेगी जी को भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के विकल्प के तौर पर रख सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि माननीय विजेंद्र गुप्ता जी का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि एक प्रबल दावेदार है। इनका नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि इनकी जनता में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता तो है ही, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी दिल्ली में सीट निकाल दी थी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 3 सीटें थी। इस बात से ये बात समझ में आती है कि ये कितने ज़्यादा सक्षम नेता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए इनके नाम को भी आगे कर सकती है। अभी तक हमने करी पुरुष कैंडिडेट्स की बात, लेकिन महिला भी तो सीएम बन सकती है, और अगर महिला सीएम बनती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में समानता का भाव रखती है। इसके अलावा दिल्ली में 15 वर्षों तक श्रीमती शीला दीक्षित जी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी और ऐसे कार्य किए थे जिनकी तारीफ आज भी दिल्ली वाले करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री इसलिए भी बना सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ा नंबर महिलाओं का भी है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपती है तो उनका जो महिलाओं का वोट बैंक है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेगी। तो ये तो थी हमारी पर्सनल विचारधारा कि हमारे हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और क्यों बन सकता है, लेकिन हम आपकी विचारधारा का भी सम्मान करते हैं और जानना भी चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। इसलिए आप बताएं कि आपके हिसाब से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सही रहेगा और क्यों। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो यही थी हमारी आज की ये वीडियो। इसी वीडियो के साथ खत्म होता है हमारे दिल्ली चुनाव का आज का ये विश्लेषण। जल्दी मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।